अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह घर पर अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स प्लस वेक्टर्स का। तो उसकी जो टेक्स्ट फाइल्स थी वो तो मैंने अपलोड कर दी थी, ये उसकी सॉल्यूशन फाइल है। ओके। और इस सॉल्यूशन में हम लोग इंशाल्लाह जितनी भी जो क्वेश्चंस थे उसको बारी बारी डिस्कस करेंगे। प्लस साथ साथ मेरे पास अगर मुझे याद आ गया कि ये एनआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, या मुझे याद आ गया कि ये हमारे पास जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए या मेडिकल कॉलेज के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, और अगर मुझे भी याद आ गया तो मैं वो करवा लूंगा। ठीक है, नहीं याद आया तो ऑब्वियसली इसको बाद में कर लेंगे। ओके। अच्छा, हमारी सीक्वेंस हो ही रहेगी। हमारी सीक्वेंस यही है कि मैं जो हूँ वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 बोलूंगा एंड उसकी स्टेटमेंट बोलूंगा। ओके, आपके पास सॉल्यूशन फाइल मौजूद है, आप वहां से उसकी स्टेटमेंट को चेक कर लेना एंड देन समझ लेना। ओके। टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है और टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है एट एब्सोल्यूट जीरो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज, यानी कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि जब आपके पास टेम्परेचर क्या हो जाए, आपके पास टेम्परेचर हो जाए एब्सोल्यूट जीरो, तो उस वक्त आपने बतानी है कि आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन है, और काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन आता है ना, वो हमारे पास डायरेक्ट है। दैट इज के डॉट ई इक्वल्स टू 3 kT/2। ये जो है वो हमारे पास ये फॉर्मूला है जो कि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बता रहा है टेम्परेचर के साथ। अब देखो, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है इस फॉर्मूले के लिहाज से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे जो हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, वैसे टेम्परेचर को जो मेजर करते हैं ना वो 3 यूनिट्स में कर सकते हैं। उसको सेल्सियस में भी कर सकते हैं, उसको हम लोग जो है वो फाइन हाइट के अंदर भी कर सकते हैं, और उसको हम लोग केल्विन के अंदर भी कर सकते हैं। और आपका का कोई नाम हो तो आप टेम्परेचर अपने नाम पे भी जो है वो मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हमारे पास ये 3 स्केल्स हैं। कौन कौन से? सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। हम लोग जो यहाँ पे टेम्परेचर मेजर करते हैं ना, वो केल्विन में करते हैं। ओके। और कोई भी टेम्परेचर जब केल्विन के अंदर, मेरे ख्याल से इतना स्क्रीन और सही है, आपको नजर भी आ रहा होगा, वो करीब था। तो कोई भी टेम्परेचर जो मेजर्ड होगा केल्विन के अंदर, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मुराद हमारे पास वो टेम्परेचर होता है कि कोई भी टेम्परेचर जो केल्विन के अंदर मेजर हो, उससे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि भाई यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है यहाँ पे हमारे पास जीरो केल्विन। एब्सोल्यूट, ये मैंने उल्टे हाथ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है आपके पास जीरो केल्विन, कि जब आपके पास टेम्परेचर क्या हो जाए, आपके पास टेम्परेचर हो जाए 0 केल्विन, या फिर आपके पास टेम्परेचर हो जाए -273 डिग्री सेल्सियस। ओके। तो आपके पास क्या होता है? आपके पास इस टेम्परेचर पे आके, जब आपके पास टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए, या जब आपके पास टेम्परेचर जो है वो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाए, इस टेम्परेचर पे आके आपकी कोई भी जो गैस है वो सीज टू एग्जिस्ट हो जाती है। यानी कि कोई भी जो गैस है वो हरकत में आना बंद कर देती है, और गैस जो है वो इस टेम्परेचर पे होती ही नहीं है। भाई, जब गैस इस टेम्परेचर पे नहीं होगी तो मुझे बताइए कि जब इस फॉर्मूले में जब मैं काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन देख रहा हूँ, ओके, तो जब यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जीरो हो जाएगा और गैस एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी किसकी मालूम करूंगा मैं? ओके, तो यहाँ पे आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ओके। ये हो गया आपके पास पहला एमसीक्यूज का डिटेल। वैसे इतनी डिटेल काफी है। ओके। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा टेम्परेचर आपको कह रहा है अ सोर्स ऑफ हीट सप्लाइज एट अ कांस्टेंट रेट टू अ सॉलिड क्यूब, द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द क्यूब with heat supplied is shown in picture या figure. The portion CD represents in this graph represents conversion of, यानी कि आपको जो है वो एक ग्राफ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके। ये दे दिया जनाब आपको एक अदद
मेरे ख्याल से ना तेरा मेरा बनेगा, हम उसकी मदद ले लेते हैं, शेप्स की। ओके। ये जो है वो आपको ग्राफ दिया हुआ है। आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे जो चीज चल रही है वो आपके पास है टेम्परेचर। ये चल रहा है आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास जो हीट चल रही है, सॉरी, जो चीज चल रही है वो कौन सी है? वो आपके पास हीट है। ठीक है। अच्छा, ये ना मेरे पास वाइवा के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था एनईडी के अंदर। मैं बता देता हूँ अपना, मैंने तारुफ नहीं करवाया है, मैं अब्दुल मुइज हूँ और मैं इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी से। ठीक है। और मैं सेकंड ईयर के अंदर हूँ। तो आपके पास ना इंडिपेंडेंट चीज हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है, और वर्टिकल चीज आपके पास जो है वो हमेशा, सॉरी, इंडिपेंडेंट चीज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है और डिपेंडेंट चीज आपके पास वर्टिकल एक्सिस पे होती है। ठीक है। अब आपके पास जो डिपेंडेंट चीज है ना, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपके पास एक्स भी आ सकता है, वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है। ओके। जरूरी नहीं है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल चीज इंडिपेंडेंट चीज है वो एक्स एक्सिस के ऊपर हो। तो आपने बस हमेशा याद रखना है वाइवा के लिए कि इंडिपेंडेंट चीज जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगी। ठीक है। खैर, आपको जो है वो ग्राफ दिया हुआ है। पहला जो ग्राफ है वो यहाँ से लेकर यूं चल रहा है। फिर ग्राफ यहाँ से लेकर यूं चल रहा है। फिर ग्राफ यहाँ से लेकर यूं चल रहा है। मैं देख लूँ ऐसा ही चल रहा है, वो शायद लाइन आएगी। हाँ। फिर ग्राफ यूं चल रहा है और फिर ग्राफ यूं चल रहा है। इस तरह का वो ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, उसने ना आपको पॉइंट्स भी दिए हुए हैं इस ग्राफ के ऊपर। आपको दिया हुआ है ABCDE, यानी कि ये जीरो है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला पॉइंट डी है, और ये वाला पॉइंट ई है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि जनाब आप मुझे पूरा ग्राफ ना बताइए, आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये CD ग्राफ जो है वो यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले आपको एक एक लाइन बता देता हूँ कि एक एक लाइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। देखो, आपके पास जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो जीरो से लेकर ए तक जा रहा है, ओके, उसको मैं नीचे बना रहा हूँ। आपके पास जो पहला पोर्शन है दैट इज फर्स्ट पोर्शन इस ग्राफ का, वो जीरो से लेकर ए तक जा रहा है, यानी कि यूं जा रहा है। ओके। और इधर बेसिकली आपके पास बना हुआ है टेम्परेचर, हीट, और इधर बनी हुई आपके पास टेम्परेचर। ठीक है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी, यहां मैं लिखता हूं क्योंकि मैं खुद भूल जाऊंगा, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, अच्छा जो मैं लिखता हूँ ना वो आप ना एसएस ले लिया करो। ओके। बाकी सॉरी, रिकॉर्डिंग्स तो हो गई ना, फिर एसएस नहीं लोगे। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी को मैं आई कह रहा हूं, ठीक है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और इंटरनल एनर्जी, इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एमडी कैट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है। तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है। और इंटरनल एनर्जी से मुराद है कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। यानी कि आप किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को, या आप किसी भी सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हो। हीट करने के नतीजे में क्या हो रहा है कि उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और जब वो मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। पहला फर्स्ट पोर्शन ये बता रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि जितनी भी ऐसी लाइंस होंगी ना, देखो, इस जीरो से लेकर ए तक जो लाइन है वो भी आपको ये बता रही है। बी से लेकर सी तक की जो लाइन है वो भी आपको ये बता रही है। डी से लेकर ई तक की जो लाइन है वो भी आपको यही बता रही है। ओके। जब भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, हीट करने के नतीजे में क्या होगा कि उस मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास जितनी भी उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जितनी भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। अब आपके पास सेकंड पोर्शन क्या बता रहा है? सेकंड पोर्शन से मुराद है जनाब ये वाला पोर्शन जो कि ए बी है। ओके। इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ, सेकंड पोर्शन। ओके। यहाँ के पास
टेम्परेचर वर्टिकल एक्सिस पे है, हीट आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, और आपके पास ग्राफ ऐसा बना हुआ है। बेसिकली वो यही ग्राफ बन रहा है। अब ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? आओ, ये ग्राफ आपको बता रहा है आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हो, हीट करने के नतीजे में उस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की जो इंटरनल एनर्जी है, वो चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है। तो सवाल ये होता है, और हमने पढ़ा भी यही है कि भाई जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो हीट करने के नतीजे में उस जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे वो आपको ये कह रहे हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हो, हीट करने के नतीजे में उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तो भाई अब सवाल यहाँ पे ये होता है कि जब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो जो हम लोग जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहाँ पे जा रही है? ओके, तो हम लोग जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो उस ऑब्जेक्ट के फेस चेंज करने में जा रही है। ठीक है, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का फेस चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि हम लोग जो यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हीट प्रोवाइड हो रही है, वो उस ऑब्जेक्ट का फेस चेंज कर रही है। अब ये फेस क्या होता है सर? अबे फेस क्या होता है? फेस होता है हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में कि व्हाट वी ऑब्जर्व, उससे हम लोग कहते हैं फेस। यानी कि हमारा कोई भी जो सब्सटेंस है वो लिक्विड में है, हमारा कोई भी जो सब्सटेंस है वो हमारे पास सॉलिड में है, हमारे पास कोई भी जो सब्सटेंस है वो हमारे पास किस में है, वो हमारे पास जो है वो गैस के अंदर है। तो ये जो फेज है ना किसी भी चीज सब्सटेंस के, तो ये हमारे पास क्या बता रहे हैं? ये फेज बता रहे हैं। ओके, व्हाट वी ऑब्जर्व इट इज नोन एज फेज। ओके, तो हमारे पास ये जो हीट है, ओके, जो हम लोग किसी भी सब्सटेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसका फेस चेंज करने में जा रही है। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, अगर वो सॉलिड है तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर हमारे पास कोई भी जो सब्सटेंस है अगर वो लिक्विड में है तो वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आपने कभी नोट किया ये पानी जो है, जो हमारे पास पानी होता है, ये वेपर की स्पेलिंग शायद यही है, नहीं होगी तो भाई माजरत। हमारे पास जो पानी है, ये जो हम लोग पानी वगैरह पीते हैं, अगर हम इसको बॉईल करते हैं तो पानी जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो क्या वो बॉईल होना शुरू हो जाता है? वो कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस से बॉईल नहीं होता, वो हमेशा अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा, क्योंकि जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा ना, ओके, उसके बाद जब आप उसको हीट करेंगे ना, पानी को, तो पानी फिर अपना फेस चेंज करेगा। अगर वो लिक्विड के अंदर है तो वो सैचुरेटेड वेपर मिक्सचर के अंदर बनना शुरू हो जाएगा, एंड देन उसके जो वेपर्स हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो बात सारी ये है कि ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक तरह की लेटेंट हीट को रिप्रेजेंट कर रही है ना। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट बेसिकली हमारे पास वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस चेंज करने के लिए। उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सॉलिड के अंदर है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड के अंदर है तो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ओके, तो उससे हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। मेरा थर्मोडायनेमिक्स का वाइवा था फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेमेस्टर में। तो मुझसे पूछा था कि अच्छा मुझे बताओ लेटेंट हीट क्या होती है, तो मैंने बताया कि लेटेंट हीट होती है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे बताओ कि फेस चेंज करने से पहले जो है हमारे पास लेटेंट हीट क्या करती है? मैंने कहा फेस चेंज ही कर रही होती है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास लेटेंट हीट जो होती है ना, फेस चेंज करने से पहले फेस चेंज करने से पहले वो बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। हमारे पास जो लेटेंट हीट है ना, वो फेस चेंज करने से पहले बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। और हम लोग, आप लोग जो मटेरियल्स पढ़ते हो केमिस्ट्री में, ओके, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, इससे हम लोग कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ ग्रेन्स। ओके, शायद समझ ना आए, लेकिन खैर है, वो मेरा कोर्स है, उसको छोड़ देते हैं। फेज चेंज करने से पहले बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। हमारे पास जो लेटेंट हीट है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का फेज चेंज करने से पहले बॉन्ड्स को ब्रेक करती है। अगर ये दो ग्राफ समझ में आ गए ना, जो कि मैंने तफसील से बताया, तो वो ऊपर वाली डायग्राम खुद समझ में आ गई भाई। ये देखो, मैंने कहा था ओ ए है, यहाँ से लेकर ये ओ है, ये ए है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, हीट देने के नतीजे में क्या हो रहा है?
हमारे पास सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो इस केस के अंदर, ओ ए केस के अंदर, यानी कि इतने एरिया में हमारे पास जो फेस चेंज हो रहा है वो कोई फेस चेंज नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो फेस। नो फेस से मुराद भाई यहाँ पे ये है कि हमारे पास फेस चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। अब देखो ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक हम लोग जो किसी भी सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं ना, वो उसका फेस चेंज कर रहे हैं। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड के अंदर है तो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ए से लेकर बी तक आपका फेस चेंज हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड के अंदर है तो वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और ए से लेकर बी तक यही हो रहा है। ठीक है। अब देखो बी से लेकर सी तक क्या हो रहा है। बी से लेकर सी तक हमारे पास जो है, वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट कर रहे हैं ना, तो उसका फेस चेंज नहीं हो रहा। सिर्फ उसकी क्या हो रही है, सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, यानी कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब आओ, अब ये सी से लेकर डी तक, सी से लेकर डी तक हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट का क्या हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है। ठीक है। यानी कि ए से लेकर बी तक हमारे पास क्या हुआ था कि हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस था, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया था। अब सी से लेकर डी तक हमारे पास फेस चेंज हो रहा है, यानी कि हमारे पास फेस अभी सब्सटेंस का लिक्विड के अंदर है, वो वेपर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो ये हमारे पास इधर फेस चेंज हो रहा है। सी से लेकर डी तक हमारे पास फेस चेंज हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर है तो वेपर के अंदर कन्वर्ट होना हो जाएगा। उसके बाद वेपर से वो कंडेंस में बन जाएगा, मतलब कि वेपर सारे जो है वो कंडेंसेशन में आ जाएंगे। खैर, तो आउट ऑफ द कोर्स बात चले जाएगी। ओके। फिर ये डी से लेकर ई, डी से लेकर ई तक क्या हो रहा है, ये आप लोग बताओगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया मेरे ख्याल से। इतनी डिटेल, अच्छी खासी डिटेल है, जो कि उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ भी रही होगी। नो, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन वो आपको कहना है कि आपके पास से मेल्टिंग पॉइंट है कॉपर का, वो कितना है 1080 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपके पास जो है कोई कॉपर है, कॉपर आपके पास एक अदर मटेरियल है। ओके। और कॉपर का आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है 1080 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कॉपर इस टेम्परेचर के ऊपर आएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपके पास जो एल्यूमिनियम है ना, वो 640 डिग्री सेल्सियस पे आके जो है वो मेल्ट हो जाता है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ कि आपके पास ना किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल को, मटेरियल कहते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स तो इतना नहीं पढ़ते हम लोग, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम किसी भी मटेरियल को हीट करते हैं ना, तो हीट करने के नतीजे में क्या होता है कि उस मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ओके। मिसाल के तौर पे अभी 4-5 साल पहले ना हमारे पास सिविक सिविक थी या सिटी थी, मुझे सही तरीके से मॉडल याद नहीं। जो लड़के वगैरह देख रहे हैं उनको शायद गाड़ियों के शौकीन होंगे तो उनको पता है। तो हमारे पास क्या हो रहा था कि हमारे पास ना जो स्टीयरिंग था ना सिविक का, वो बीच में हैंग हो जाता था, पॉज हो जाता था, स्टीयरिंग मुड़ता ही नहीं था। तो सिविक या सिटी के अंदर ये मसला आया था होंडा में, जब वो 4-5 साल पहले की बात है। इसी वजह से आया था क्योंकि जो गाड़ी बनी है वो बनी थी -10 डिग्री सेल्सियस पे। उस वक्त उस गाड़ी के जो मटेरियल्स थे उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कुछ और थी। अब जब गाड़ी कराची में आई है, तो रोड का टेम्परेचर जो होता है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से रोड का टेम्परेचर और ज्यादा हो जाता है। ओके। कभी आप नोट करना कि आप जब रोड पे खड़े होंगे आपको एक अलग गर्मी मिलेगी। ओके। जब गाड़ियां चल रही होती है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट और जनरेट होती है। तो आपके पास जो टायर होते हैं ना, उनके शायद टेम्परेचर 50-50 डिग्री सेल्सियस भी होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास ना जो मटेरियल जो लगे हुए थे ना, उन्होंने अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर ली। अब जो जिसने गाड़ी बनाई थी उनको शायद इस बात का पता नहीं था, या उनको इस बात का अंदाजा नहीं था। उनको शायद अंदाजा ही नहीं होगा, पता तो उनको होगा, उनको शायद अंदाजा नहीं होगा कि कराची के अंदर जो है वो 50-50 डिग्री सेल्सियस में जाता है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई थी। तो बहुत सारे कंप्लेन आई थी कि हर कोई आ रहा है वो कह रहा है स्टेयरिंग जो है वो मेरा हैंग हो रहा है। ठीक है। सो नाउ, हमारे पास कॉपर भी मटेरियल है। तो हमारे पास जो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है 1080 डिग्री सेल्सियस है, और इसकी जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो कितनी है 200 किलो जूल पर केजी है। हीट ऑफ फ्यूजन यानी कि एचएफ 200 किलो जूल पर केजी। यानी कि अगर आपके पास जो है वो 1 किलोग्राम का कॉपर हो तो उसको 200 किलो जूल आपने हीट देनी होगी। अगर आपके पास एक कॉपर का कॉइन है और 1080 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास कॉपर का कॉइन वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है, और कितनी हीट अब्जॉर्ब करता है 2000 जूल की वो एब्जॉर्प्शन करता है, और वो कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है। तो आपने बस ये बताना है कि आपके पास जो है वो मास क्या होगा कॉपर का, कॉपर के कॉइन का। ठीक है। तो बस हम लोग जो है वो लिटिल हीट ऑफ फ्यूजन से मास निकाल लेते हैं। ओके। और लिटिल हीट ऑफ फ्यूजन बेसिकली हमारे पास होती है, डेट इज Q=m(h)F। ये हमारे पास जो है वो लिटिल हीट ऑफ फ्यूजन है। अब यहाँ से हम लोग मास निकालेंगे, मास को हम अलग कर लेंगे तो Q/H है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, जब भी आपको सवाल के अंदर ये लिखा हुआ नजर आ जाए ना हीट ऑफ फ्यूजन, तो आपने वहाँ पे लिटिल हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। ओके, हमेशा।
इक्वल्स टू क्यू। अब क्यू कौन सा पुट करूं? क्यू जो है आपके पास 2000 है, तो यहाँ पे आ गया 2000। और आपके पास जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कांस्टेंट है वो कितना है? 200 किलो जूल है। ओके। अब 1 किलो जो होता है वो आपके पास बराबर होता है 10 की पावर 3 का, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ गया। ओके। सो 2 जीरो से 2 जीरो आपके पास मर गए, ऊपर आ गया आपके पास 20 और नीचे आ गया आपके पास 2। और इसके साथ साथ चल रहा है आपके पास 10 की पावर 3। तो 2 1 जा 2, और यहाँ पे भी 2 1 जा 2 और एक जीरो का जीरो ऊपर। तो ऊपर आपके पास 10 बच गया, नीचे आपके पास 10 की पावर 3 है। सिंपल कैलकुलेशन है। ओके। तो ये आपके पास बन गया 10 की पावर 1 और 10 की पावर यहाँ पे बच गया आपके पास 2। तो यानी कि आपके पास जो है वो आंसर आया 1/10 की पावर 2। अब 1/10 की पावर 2 हमारे पास बराबर होती है 100 के। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास 1/100 kg है। मास शुड बी मेजर इन केजी, नॉट किलो, नॉट ग्राम। ओके। तो इस तरीके से आपने जो है वो कर लिया। चौथा क्वेश्चन है कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर बेस ऑफ टू फिक्स पॉइंट्स विच आर, ये मैंने प्रीवियस आपका जो वीडियो सॉल्यूशन था उसके अंदर भी करवाया हुआ है। ओके, शुरू में, बिल्कुल शुरू में। तो आप जाके चेक भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कि व्हाट डज वी रिप्रेजेंट्स इन द इक्वेशन दैट इज पी वी इक्वल अपॉन टी इक्वल्स टू आर टी। जो आपके पास पहला वीडियो सॉल्यूशन है उसके अंदर भी इसका सॉल्यूशन मौजूद है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये मैं नहीं करवा रहा। On a cold winter day, 5 degrees Celsius, the foundation block for a statue is filled with 2 meter cube of concrete. कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट आपने घर वगैरह देखे हैं? जब घर वगैरह किसी के बनते हैं, आई होप के अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के अपने अपने घर हों, ठीक है, नहीं हो तो अल्लाह आपको अपना अपना घर दे, आमीन। तो और मुझे भी। सो सिनेरियो ये होता है कि हमारे पास जब घर बनते हैं ना, तो घर में हमारे पास ना कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स, वो वर्टिकल दीवारें होती हैं, वो कॉलम्स होते हैं। तो उस कॉलम्स ना वो कंक्रीट की बनी हुई होती हैं। कॉलम जो है वो कंक्रीट की इसी वजह से बनी हुई होती है क्योंकि कंक्रीट की कंप्रेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा है। हमारे पास जो रूफ है, जो घर की छत, और हमारे पास जो बीम है, उन तमाम के तमाम का जो लोड है वो कंक्रीट के ऊपर आता है। तो कंक्रीट हमारे पास उसकी क्योंकि कंप्रेसिव फोर्सेस ज्यादा है, जब भी उनको ऐसा कंक्रीट की ही बनाई जाती है वो, ठीक है, स्टील की नहीं बना सकते हम लोग। स्टील की बनाएंगे तो स्टील वो नीचे दब जाएंगे क्योंकि स्टील की टेंसाइल फोर्सेस बहुत ज्यादा है। तो आपके पास क्या होता है कि एक कोल्ड विंटर डे है, मैंने जैसे ही बताया था, देखो जैसे मैंने बताया था कि हीट देने से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, सिल्क वाली एग्जांपल। तो आपके पास एक कोल्ड विंटर डे था और आपके पास टेम्परेचर उस वक्त कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री सेल्सियस था। ओके। बेटा मैं चाहता ना तो मैं इसको जो है वो फटाफट ही क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा इंटरेस्ट भी पड़े। ओके, कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इनकी आगे जाके एक्सप्लेनेशन, सॉरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। तो आपके पास टेम्परेचर कितना है पहले? आपको टेम्परेचर गिवन किया हुआ है, दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक ब्लॉक है, वो एक स्टैच्यू है, उसके अंदर जो है 2 मीटर क्यूब कंक्रीट डाली जा रही है। ओके। आपके पास एक ब्लॉक है जस्ट लाइक कॉलम जो घरों में होता है, उसके ऊपर आपके पास एक हॉलो था, वो उस हॉलो के अंदर मटेरियल डाला जा रहा है। वो मटेरियल कौन सा है? कंक्रीट है। ओके। और उस कंक्रीट का या फिर उस स्टैच्यू का या उस कैविटी का आपके पास जो इनिशियल वॉल्यूम कितना है? वो आपके पास है 2 मीटर क्यूब। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की एग्जाम्पल ही ये होती है कि जो सवाल में गिवन है वो लिख लो। By how much will the concrete volume increases on a very summer day 35 डिग्री सेल्सियस? यानी कि आपको बताना है डेल्टा वी। आपको V2 नहीं बनाना, बताना आपको डेल्टा वी बताना है। ओके, कि कितना चेंज आएगा। इंक्रीज का मतलब चेंज भी हो सकता है। ओके, कितना चेंज आएगा जब हमारे पास गर्मियों में टेम्परेचर कितना चले जाए? 35 डिग्री सेल्सियस चले जाए। जब हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस चले जाएगा तो हमारे पास जो कैविटी है, या हमारे पास जो फर्नेस है, या हमारे पास जो बर्तन है, ओके, या हमारे पास जो स्टैच्यू है, ओके, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो गर्मियों में कुछ और होता है, सर्दियों में कुछ और होता है। आपने बताना है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, या आपके पास कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा उसकी वैल्यू क्या है। और आपको जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी गिवन किया हुआ है, दैट इज 4 × 10⁻⁵ यानी कि बीटा की वैल्यू जो है वो आपको गिवन की हुई है 4 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस। सब कुछ गिवन है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड देन आंसर आ जाएगा। नाउ आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा वी इक्वल्स टू V1 बीटा डेल्टा टी। V1 की वैल्यू क्या गिवन है? 2। बीटा की वैल्यू गिवन है 4 × 10⁻⁵ डेल्टा डी की वैल्यू गिवन है 35 - 5, क्योंकि T2 - T1 होता है। T2 आपके पास जो 35 है, T1 आपके पास 5 है। हम इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ।
ऐसे। जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बनाएगा, आपके पास बनाएगा 8। तो 8 × 10⁵ और 35 - 5 क्या होता है, 30 होता है। तो ये आपके पास बच गया 30। अच्छा, अब क्या सिनेरियो, अब 30 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो 30 है ना, 30 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 10, क्योंकि भाई हम बेसिक मैथ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये आपके पास आ गया 8 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाई बाय, और वो 3 × 10। अब क्या हो रहा है, अब मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो 10 और 10 की पावर्स है ना, उनको मैं इस जगह कर रहा हूँ। तो 8 3 क्या होता है आपके पास, 24। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ और फिर इधर आपके पास आ गया मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपके पास जो डेल्टा वी आया, डेल्टा वी कितना आया आपके पास, 24। बेसिस सेम पावर एड्स, तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब आपके पास जो है वो ये डेल्टा वी आया। अब जो वहाँ पे ऑप्शन गिवन है वो आपको गिवन किया हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर में। ओके, तो आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, दैट इज 100 से। ओके, और जब आप इसको 100 के क्यूब से जब आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही आंसर बन जाएगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय ये रहा 100, और 100 की पावर क्या गिवन की हुई है, 100 की पावर गिवन की हुई है उसने आपके साथ क्यूब। ओके, तो जब आप इनको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा 10⁻²। तो 3 2 कितना होता है आपके पास, 6 होता है। ओके, वैसे मैं करके आपको बता देता हूँ। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴, और ये जो 100 लिखा हुआ है ना, 100 को हम लोग लिखेंगे 10⁻²। 100 को क्या लिखेंगे हम लोग, 10⁻²। सर आप इतनी लंबी क्यों करते हैं बेटा, इसके पीछे रीजन है ना, क्योंकि फास्ट फास्ट करवा दूंगा तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी स्लो लर्नर हूँ, लिटरली आई एम अ वेरी स्लो लर्नर। मुझे पहली बार में चीजें समझ नहीं आती, जब भी एक एक स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। ओके, ताकि चीजें समझ में आए। अब क्या हो गया, हमने क्या बना दिया, 100 को 10⁻² बना लिया। अभी हमारे पास बचपन का एक रूल है कि पावर के ऊपर पावर आती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 के ऊपर क्या, 2 के ऊपर पावर आ गई 3, तो जब पावर के ऊपर पावर आएगी तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो ये आपके पास बन गया 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ 3 2 6। अब वही कर लो, बेसिस सेम पावर्स एट, जब 10⁻⁻⁴ में जब 10⁻�6 ऐड होगा तो आपके पास बन जाएगा 10⁻²। तो ये आ गया 24 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², और ये आपके पास बन गया सेंटीमीटर क्यूब। अब 10⁻² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 24, और 24 के आगे 2 0, तो बन गया आपके पास 2400 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका वो वाला आंसर आ गया। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे कह रहे हैं कि आपके पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं। 4 मॉलिक्यूल्स की आपके पास जो स्पीड है वो है 2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक की है 3 किलोमीटर पर सेकेंड, एक की है 4, एक की है 5। आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड बतानी है इन मॉलिक्यूल्स की किलोमीटर पर सेकेंड में, कि वो किसके बराबर होती है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ऊपर के 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व नहीं करवाए, ओके, जान पूछ के नहीं करवाए, क्योंकि वो मैंने पिछले वीडियो सॉल्यूशन के अंदर कवर करा लिए थे। अच्छा, आपके पास ना पुराना एमसीक्यूज है, मुझे सही तरीके से याद नहीं किसमें आया है, कि आपके पास जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है ना, इसका जो यूनिट है वो आपके पास मीटर पर सेकेंड होता है। और आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो मीन स्क्वायर स्पीड है ना, यानी कि वीएमएस, उसका जो यूनिट है वो आपके पास होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का आपके पास फॉर्मूला क्या है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड का आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज v1 का स्क्वायर प्लस का v2 का स्क्वायर प्लस का v3 का स्क्वायर और फिर प्लस का V4 का स्क्वायर, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो जब भी 4 का इंडिविजुअल स्क्वायर किया डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4, तो आपके पास यहाँ पे 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो कि यहाँ पे नीचे 4 आ गया, क्योंकि हमने मीन लेना है इनका। ओके, मीन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर कोई बच्चा स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा है तो उसको पता होगा, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा है तो उसको पता होगा कि चार दो तरह के मीन होते हैं, एक पॉपुलेशन मीन होता है और एक सैंपल मीन होता है। सैंपल जो है वो हमेशा पॉपुलेशन से जो है वो डाइवर्ट करता है, और जब हम तमाम सैंपल्स को जब हम लोग उनका मीन लेते हैं तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन कहलाता है। ओके, आई थिंक सो ऐसा ही होता है। तो ना v1 का आपके पास जो है स्क्वायर कितना गिवन है, आपको v1 गिवन है 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। v2 कितना गिवन किया हुआ है, v2 4 है मेरे ख्याल से, अच्छा v2 3 है, फिर 2 3 4 5। ओके, सो v2 आपको जो है वो 3 गिवन किया हुआ है, v3 आपको जो है वो 4 गिवन किया हुआ है, और v4 आपको कितना गिवन किया हुआ है, 5 गिवन किया हुआ है, डिवाइडेड बाय 4। अब
आपके पास 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 9 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 25 होता है, डिवाइडेड बाय 4। 9, 4 प्लस 9 कितने होते हैं आपके पास 10, 11, 12, 13। 16 प्लस 13 कितने होते हैं आपके पास 16, 19, 29। ओके, 29 प्लस 25 कितने होते हैं आपके पास, ये बनेगा 29, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54। ओके, सो नाउ इसका जो आंसर है वो आपके पास कितना आएगा, दैट इज 54 डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर पर सेकंड। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर दें, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ही थी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपको बेसिकली कह रहा है कि आपने जो है वो टेम्परेचर मालूम करना है किसी भी गैस का, कि अगर हम उस टेम्परेचर को जो है 27 डिग्री सेल्सियस, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर मालूम नहीं करना है, यहाँ पे जो है वो आपको मालूम करना है एक अदर काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ओके, तो आपने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है किसी भी गैस की, जो और उस गैस का आपके पास जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होके 127 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है। तो आपने ये बताना है कि आपके पास रेशो क्या होगा इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 1 में बिल्कुल स्टार्ट के बिगनिंग के अंदर मैंने पूरा एक जो है वो मंजन दिया हुआ है, तो उसको जाके रिपीट भी कर सकते हैं, रिवाइंड भी कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद, और जो है साथ साथ अब इसको भी सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज के डॉट टी इक्वल्स टू 3 kT/2। ओके, अब यहाँ पे 2 बार टेम्परेचर हुआ है, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ वो क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट है। तो आपके पास फॉर्मूला बन गया K.E1 यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, डिवाइडेड बाय K.E2 यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इक्वल्स टू T1/T2। अब आपके पास पहला टेम्परेचर गिवन किया हुआ है दैट इज 27, और दूसरा टेम्परेचर आपके पास गिवन किया हुआ है दैट इज 127 है मेरे ख्याल से। हाँ, 127 है। अब हमारे पास जो टेम्परेचर यहाँ पे मेजर होगा ना वो सेल्सियस के अंदर नहीं होगा, टेम्परेचर हमारे पास जो यहाँ पे मेजर होगा वो केल्विन के अंदर होगा। तो जब भी हम लोग जो है वो सेल्सियस से केल्विन के अंदर जाते हैं तो हम ऐड कर देते हैं गिवन सेल्सियस के टेम्परेचर में प्लस का 273। ओके, और जब हम केल्विन से दोबारा सेल्सियस के अंदर आएंगे तो हम माइनस कर देंगे गिवन केल्विन के टेम्परेचर में से माइनस का 273। तो इधर आ गया आपके पास 127 प्लस का 273। अब 273 प्लस का 227 आपके पास बराबर होगा 273 प्लस का 7 कितना होता है आपके पास 280 होता है, 280 प्लस का 20 कितना होता है आपके पास 300 होता है। तो ऊपर आ गया आपके पास 300, और नीचे आ गया आपके पास 273, आपके पास बन गया 273 प्लस का 100 कितना होता है आपके पास 373 होता है, और 373 प्लस का 7 कितना होता है 380 होता है, और 380 में प्लस 20 कितना होता है, यानी कि आपके पास होता है 400। तो ऊपर 300 आ गया, नीचे 400 आ गया, और आपके पास जो है ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और आपके पास जो फाइनल आंसर आया, जो रेशो निकल के आया वो कितना आया, 3/4 का रेशो निकल के आया, विच इज द करेक्ट ऑप्शन मार्क है। ओके, और मार्क देयर। तो इस तरीके से हमने जो है वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कह रहा है कि फॉर विच कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग टेम्परेचर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज हाईएस्ट। यानी कि आपको जो है वो गिवन टेम्परेचर्स गिवन किए हैं, गिवन ऑप्शंस, आपने बस ये बताना है कि इन गिवन ऑप्शन में से आपके पास जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी किसकी होगी। आपको फॉर्मूला पता है थर्मल एफिशिएंसी का कार्नोट इंजन की, कार्नोट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी का आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज NTH इक्वल्स टू 1 माइनस का T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा जो है वो घिचपिच हो जाएगी, तो उसको मैंने ऐसे डंडियां मारनी। ओके, कि वो अलग सवाल चल रहा है और ये अलग सवाल चल रहा है। ओके, देखो यहाँ पे आप टेम्परेचर को पुट करने के 2 तरीके हैं। पहला टेम्परेचर को पुट करने का यहाँ पे आपके पास तरीका ये है कि अगर सवाल के अंदर आपको ये ना बताया जाए, कभी भी सवाल के अंदर आपको ये ना बताया जाए कि सिंक का टेम्परेचर क्या है या आपके पास सोर्स का टेम्परेचर क्या है, तो आपने क्या करना है, आपने बस ये करना है कि गिवन सवाल में से जो गिवन क्वेश्चन है आपको उसको चेक करना है अच्छी तरीके से, और ये देखना है कि आपके पास किस टेम्परेचर की वैल्यू छोटी है। तो जो टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास छोटी होगी वो T2 बन जाएगा, और जो टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास हायर होगी वो T1 बन जाएगा। मिसाल के तौर पे एक स्टेटमेंट गिवन की हुई है, और स्टेटमेंट में आपको गिवन किया हुआ है कि आपके पास 2 टेम्परेचर है, एक है 80 केल्विन और एक है 110 केल्विन। तो मुझे बताओ 80 केल्विन छोटा है या 110 केल्विन छोटा है। 80 केल्विन छोटा है, तो 80 केल्विन बन गया T2, और 110 केल्विन बन गया आपके पास दैट इज T1। अब क्या करना है, अब आपने बारी बारी जो है जो आपके पास गिवन ऑप्शन मार्क्ड है आपको, ठीक है,
उनको उठाना है, उनको उठा के आपने जो है वो इस फॉर्मूले में पुट करना है। जिस फॉर्मूले पे आपके पास जो है एफिशिएंसी सबसे ज्यादा आ जाएगी, वो आपके पास करेक्ट आंसर मार्क्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपके पास क्या है, 40 केल्विन और 20 केल्विन। ये मैंने आपको सॉल्यूशन के अंदर भी शेयर किया हुआ है। मैं यहाँ पे इस वजह से नहीं करवा रहा क्योंकि आगे जब क्वेश्चन नंबर 10 है उसके अंदर कैलकुलेशन है वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ना अब आपको क्या गिवन है, आपको एक कार्नोट इंजन गिवन है और वो ऑपरेट्स कर रहा है बिटवीन द टू टेम्परेचर। ये टेम्परेचर आपको गिवन है 400 केल्विन और दूसरा टेम्परेचर आपको गिवन है 500 केल्विन। उसकी एफिशिएंसी पता लगानी है आपने। तो ना क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है दैट इज एन टी एच इक्वल्स टू 1 - का T2/T1 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या उसने हमें बताया कि भाई सोर्स का टेम्परेचर ये और हमारे पास जो है वो सिंक का टेम्परेचर ये, नहीं बताया ना उसने। तो इसका मतलब ये है कि जो छोटे वैल्यू होगी वो T2 बन जाएगी, जो हायर वैल्यू होगी वो T1 बन जाएगी। अब छोटी वैल्यू क्या है इसके अंदर 400 है और आपके पास हायर वैल्यू क्या है इसके अंदर 500 है, तो T2 बन गया 400 और आपके पास जो T1 बन गया वो आपके पास बन गया 500 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व कर लो, दो जीरो से दो जीरो आपके पास जो है वो मर जाएंगे और आपके पास बन जाएगा 1 - का 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो 5 का है वो एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेने का तरीकेकार क्या होता है, एलसीएम लेने का तरीकेकार ये होता है कि नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होता है। ओके, अगर नीचे नंबर अगर अपोजिट होना तो उसकी बात कर रहा हूँ, अगर नीचे नंबर सेम आ जाए तो उसका एलसीएम भी लिया जाता है। वो बस यही लिया जाता है कि नीचे नंबर, जो नीचे लिखे हुए नंबर है उनको एक दफा लिखते हैं, ऊपर वाले नंबर जो है वो एज इट इज लिखते हैं। तो ना अब आपके पास इसका एलसीएम लेना है, कैसे लेंगे, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो अपोजिट है। जब नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, वो हमारे पास आंसर आया 5। अब 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा 5, और जब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 - 4 क्या होता है, आपके पास 1 होता है, तो ये आपके पास बन गया 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 को आप जो है वो 5 से डिवाइड करा दीजिए, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और एक जीरो का यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एफिशिएंसी निकल के आई है, एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है आपके पास, दैट इज 20% की एफिशिएंसी निकल के आई है आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है, वो आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है और उसके अंदर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी आइडियल गैस की, और इक्वेशन आपको गिवन है दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर नहीं लिखा हुआ होता तो हम खुद ही पहचान लेते। आपने बताना है कि इधर जो r है उसका यूनिट क्या होगा। देखो बच्चे, या तो यूनिट अगर याद करना चाहो तो याद कर लो, अगर आप याद नहीं करना चाहते मेरी तरह यूनिट, तो आप क्या करो, फॉर्मूले से निकालो। अब फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्टेट है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अच्छा याद रहे, ये हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट है। बहुत सारे साइंसदान आए हैं मेरी तरह और इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस इक्वेशन ऑफ स्टेट में बहुत सारी चेंजिंग की है। तो सबसे हमारे पास जो है वो मोस्ट कहना चाहिए कि जो इजिएस्ट स्टेट ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो यही है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर का जो यूनिट होता है हमारे पास, प्रेशर का यूनिट हमारे पास होता है दैट इज पास्कल, और पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो पी की जगह पे वही आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट हमारे पास होता है दैट इज मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में। एन, एन का यूनिट हमारे पास यूनिट होता है मोल। मोल क्या होता है, मोल बेसिकली हमारे पास होता है कि हमारे पास कोई भी जो गैस है, ओके, उसका अमाउंट क्या है, यानी कि गैस कितनी है हमारे पास, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, 1 टन, 20 टन, 30 टन, ये हमारे पास मोल है। ओके, और आर, आर का यूनिट हमें मालूम करना है यहाँ पे। ओके, तो आर का आर यहाँ पे आ गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग जो मेजर करते हैं वो केल्विन के अंदर करते हैं, केल्विन का यहाँ पे क्या आ गया। अब क्या होगा, हमारे पास जो मीटर स्क्वायर है ये वाला, ये वाला जो हमारे पास मीटर स्क्वायर है, ये मीटर क्यूब को कैंसिल करेगा, तो 2 मीटर स्क्वायर से 2 मीटर क्यूब कैंसिल हो गए और आपके पास जो है वो 1 मीटर बन गया, बच गया ऊपर। तो आपके पास बन गया न्यूटन डॉट मीटर, और इन सबको अब मैं नीचे ले आता हूँ तो आपके पास बन गया मोल, और फिर मल्टीप्लाई बाय केल्विन इक्वल्स टू आर। अब ये जो न्यूटन इंटू मीटर है ना, ये जो न्यूटन इंटू मीटर है ये आपके पास बराबर होता है जूल के। किसके बराबर होता है, जूल के। तो जूल अपॉन मोल डॉट केल्विन, ये आपके पास जो है वो जनरल गैस इक्वेशन का आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने इस तरीके से गंदे तरीके से सॉल्व कर लिया। तो ना अब क्या आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि आपके पास एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड आप निकालिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, जो कि रूम टेम्परेचर पर है 500 मीटर पर सेकेंड। आपने रूट मीन स्क्वायर स्पीड पता लगानी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की उसी रूम टेम्परेचर के ऊपर।
अब रूट मीन स्क्वायर स्पीड का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा 12 है। रूट मीन स्क्वायर स्पीड का आपके पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है वी आर एम एस इक्वल्स टू 3 RT ओवर एम। एम बोले तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड का आपके पास जो रिलेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, अंडर रूट के अंदर है, और किसके साथ है, मॉलिक्यूलर मास के साथ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू कम होगी, और जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास आपके पास कम होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में से आपके पास जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ओके, इसका जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है, ओके, इसका क्या आपके पास, इसका जो आपके पास मॉलिक्यूलर मास है हाइड्रोजन का, वो आपके पास छोटा है, वो आपके पास कम है ऑक्सीजन के, इसको ऑक्सीजन नहीं कहते, सॉरी, इसको ऑक्सीजन कहते हैं, ओके, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से। तो इसका मतलब यह है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होगी ना आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, ओके, वी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन, वो ज्यादा होगी वी आर एम एस ऑफ ऑक्सीजन से, O2 से। ओके, तो बस अब रिलेशन बन गया, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। ओके, वो बन गया वी आर एम एस 1 अपॉन VRMS 2 इक्वल्स टू अंडर रूट M2 ओवर एम बन। ओके, आपके पास ऑक्सीजन का VRMS स्पीड, जो उसको मैं VRMS यहाँ पे 1 कह रहा हूँ, वो कितना गिवन है, वो गिवन किया हुआ है जनाब उन्होंने आपको 500। हाँ, वो गिवन किया हुआ है 500। और VRMS 2 यानी कि हाइड्रोजन का, वो हमने पता लगाना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास बराबर होता है 2 के, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास बराबर होता है 32 के। तो 2 1 2 और 2 16 32, तो आपके पास बन गया दैट इज 1/16 और 500 अपॉन VRMS 2। अब क्या करो, 16 का आप जो है वो स्क्वायर रूट, या जिसको आप लोग परफेक्ट स्क्वायर कहते हो वो भी ले लो। तो 16 का जब आप जो है वो परफेक्ट स्क्वायर लोगे तो आपके पास बन जाएगा 4। तो यानी कि 1/4 यहाँ पर है। अब 4 को वहां भेज दो, तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड की जो वैल्यू आएगी हाइड्रोजन के लिए वो कितनी आएगी, 500 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 5 4 20, ओके, और 2 0, यानी कि 2000 यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड आपके पास जो है वो इतनी आएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 बता दिया है, वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास द फॉलोइंग फोर गैसेस आर एट अ सेम टेम्परेचर। आपने ये बताना है कि इनमें से आपके पास जो कोई भी जो गैस है उसका जो टेम्परेचर है, सॉरी, इसकी जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू है वो किसकी ज्यादा होगी। तो मैंने मॉलिक्यूलर मास से वो बता दिया। वर्क डन पूछ रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, आपके पास वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वो जीरो होता है, क्योंकि कोई भी जो गैस है उसको आप लोग हीट करते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सॉरी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप उसको हीट करते हो। और साथ साथ ये होता है कि अ, उसका एक जो ग्राफ बनता है पीवी, वो बनता है आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि परपेंडिकुलर होती है आपके पास वॉल्यूम के, और आपके पास जो है वो पैरेलल होती है प्रेशर के। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो इसका ग्राफ बनता है। नो, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि आपके पास एक आइडियल गैस है, उसके अंदर एक्सपेंशन आ गई है। कितनी एक्सपेंशन आ गई है उसके अंदर, अगर मैं लिख लूँ कि मैं कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना, कुछ नहीं होगा वरना भूल जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15, वो आपसे कह रहा है कि आपके पास एक आइडियल गैस है और उसके अंदर क्या आ गई, एक्सपेंशन आ गई, कितनी आ गई, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 4 आपके पास जो है वो इनिशियल वैल्यू थी आपके पास वॉल्यूम की। हमने क्या करा, हमने इस आइडियल गैस को हीट करा, हीट करने के नतीजे में इसके अंदर जो एक्सपेंशन आई है वो हमारे पास कितनी आई है, डेट इज 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 4 मीटर क्यूब आई है। और आपके पास जो है प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आपके पास प्रेशर की क्या वैल्यू गिवन है, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। ओके,
अब इस एक्सपेंशन के अंदर आपके पास क्या करा है, आपने 24 जूल की हीट सप्लाइड की है एक गैस को। तो आपने हीट कितनी सप्लाइड की, 24 जूल की। आपको ये बताना है कि इंटरनल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला हम लोग कहते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। ये हमारे पास जो है फॉर्मूला है। एक बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर ये पाथ फंक्शन क्या होता है और एक स्टेट फंक्शन क्या होता है डाउट क्लास के अंदर। मैंने उनका नेम भी कॉल किया था लेकिन वो डाउट क्लास के अंदर एब्सेंट थी। अब हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि हमारे पास स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। स्टेट फंक्शंस हमारे पास किसी भी सिस्टम में उन फंक्शंस को कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि उनका इनिशियल वैल्यू क्या थी और उनकी फाइनल वैल्यू क्या थी, सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे आप लोग सारे अभी कॉलेज के अंदर जाते होंगे और आप मुझसे मेरे ख्याल से 2-3 साल ही छोटे होंगे। मैं 2004 में पैदा हुआ हूँ, आप लोग शायद 2007-8 में पैदा हुए होंगे। तो अब सिनेरियो क्या होता है हमारे पास, सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि आप घर से कॉलेज जाते हो और कॉलेज के अंदर आपके पास जो टीचर हैं, ओके, उनका कंसर्न क्या है, उनका कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप घर से कॉलेज पहुंच जाओ। रास्ते में आपके साथ जो भी हुआ, बस नहीं मिली, बस थोड़ी लेट मिली, चिंची नहीं मिला, ट्रैफिक था, टायर पंचर हो गया, ओके, या कहीं और चला गया, कुछ भी हुआ आपके साथ, उसका कंसर्न नहीं है टीचर को। टीचर को क्या कंसर्न है, टीचर को सिर्फ और सिर्फ इतना कंसर्न है कि भाई घर से निकले और कॉलेज पहुंचे, बस। कॉलेज आ गए, टीचर की हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, यहाँ पे ये कॉलेज आ गया, बात खत्म। टीचर को ये कंसर्न नहीं है तुम जाओगे कैसे, तुम आओगे कैसे, ओके, बस टीचर को ये पता है कि बस तुम घर से निकले और कॉलेज पहुंच गए। तो यानी कि तुम्हारा जो घर है वो इनिशियल पोजीशन है और जो कॉलेज है वो फाइनल पोजीशन है, ओके। और टीचर क्या है, टीचर यहाँ पे स्टेट फंक्शन है, ओके। तो सिमिलरली आपके पास जितने भी ये डेल्टा चीज लिखी हुई आती है ना, डेल्टा यू, डेल्टा वी, और आपके पास सिमिलरली डेल्टा एस, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टेट फंक्शंस हैं, सिवाय दो चीजों के। दो चीजें कौन सी हैं, हमारे पास वर्क है और हमारे पास क्या है, हीट है। हमारे पास वर्क और हीट जो है ये हमारे पास पाथ फंक्शंस हैं, ओके। और क्योंकि ये हमारे पास पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट कर रहे हो, पाथ फंक्शन से मुराद ये किसी भी सिस्टम को हीट कर रहे हो, तो भाई हीट कैसे कर रहे हो, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कर रहे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कर रहे हो, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कर रहे हो, कैसे कर रहे हो हीट, हीट। या आपके पास जो है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वो वाले हिसाब किताब, ओके। तो आप किसी भी सिस्टम को हीट कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, तो ये कैसे करना जो है ना, ये पाथ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और आपके पास जितनी भी डेल्टा अदर देन ये हीट और वर्क या एनर्जी, ओके, अदर देन इन तीन पैरामीटर्स के हवाले से जितनी भी चीजें होंगी वो क्या कहलाएंगे, आपके पास स्टेट फंक्शंस कहलाएंगे, ओके। सिर्फ और सिर्फ हीट, वर्क और एनर्जी ये आपके पास क्या कहलाएंगी, ये आपके पास कहलाएंगी पाथ फंक्शंस, ओके। तो मैंने कहा लगे हाँ तो बता दूं। अब आपने बेसिकली बताना है कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ओके। अब आपने किसी भी सिस्टम को आप हीट दे रहे हो, जब भी किसी भी सिस्टम को हीट दी जाती है ना तो उसके अंदर जो है वो आपके पास एक्सपेंशन आती है, दैट इज प्लस का डेल्टा यू डेल्टा क्यू। जब सिस्टम को हीट दी जाती है तो प्लस, सिस्टम से हीट निकाली जाती है तो माइनस। सिस्टम पे वर्क होता है यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो हूँ वो इस डेल्टा डब्ल्यू को यहाँ पे ले आ रहा हूँ और उसको यहाँ पे माइनस करा रहा हूँ। तो आपके पास बन गया डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू। अच्छा भाई, डेल्टा क्यू की क्या वैल्यू गिवन है आपको, 24 है, माइनस का डेल्टा डब्ल्यू, वर्क, वर्क का आपका फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी। बेसिकली वर्क होता क्या है क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में, आपके पास क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में वर्क होता है कि आपके पास कोई भी सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर पिस्टन है, सिस्टम पर पिस्टन है और पिस्टन पे आपके पास कोई भी लोड अप्लाइड है। अब अगर वो लोड है आपके पास, अगर वो कुछ ना कुछ हाइट अपनी गेन कर ले, ओके, तो उसे हम लोग बेसिकली बोलेंगे कि आपके पास सिस्टम पे वर्क डन हो गया। और वो हाइट जो है वो ऊपर भी जा सकता है पिस्टन, और वो पिस्टन है वो नीचे भी आ सकता है। बस आपके पास पिस्टन के ऊपर जो लोड लगा हुआ है ना वो कुछ ना कुछ हाइट गेन कर ले, तो हम बोलेंगे वर्क डन हो रहा है। तो ये आपके पास बन गया 24 माइनस का पी, प्रेशर की क्या वैल्यू गिवन है आपको, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। और डेल्टा वी कैसे निकलेगा, आपके पास V2 माइनस V1 से निकलेगा ना। अब सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं बचा। तो 24 माइनस का 1.3
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। वी टू की वैल्यू है आपके पास 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। और V1 की क्या वैल्यू है? V1 की वैल्यू आपके पास 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब क्या करो, अब इनको सॉल्व करना है। इस फैक्टर को पहले सॉल्व करना है, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4, और फिर माइनस के 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 को सॉल्व करना है। अब क्या करो, यहाँ पे 10 की पावर -4 जो है ना, उसको पहले कॉमन निकाल दो। ओके, जैसे ही 10 की पावर -4 को ऊपर से कॉमन निकालोगे तो बन जाएगा आपके पास 3.6 और माइनस का 1.3। अब 3.6 में से आपके पास जो है 1.3 निकालो, तो 1.3 में 0.3 ऐड करोगे, 1.6, 2.6, 3.6, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो बनेगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 0.3 अप्लाई किया था ना, तो आपके पास बनेगा ये 2.3 बनेगा। ओके, आपके पास, तो आपके पास इसका आंसर कितना आया? जाहिर सी बात है वो वाले पैरामीटर्स भी लिखूं, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 और माइनस का 24। तो ये आपके पास बना था 2.3। 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1.3। अब क्या हो रहा है कि मैं जितनी भी 10 वाली टर्म्स है ना उनको मैं एक जगह पे रख रहा हूँ, और रिमेनिंग हमारे पास जो 10 वाली टर्म्स है ना उनको मैं अलग जगह पे लिख रहा हूँ। ओके, तो ये आपके पास बन गया 24 माइनस का, जब 10 की पावर 5 और 10 की पावर -4 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास बेसिस सेम पावर एड्स, तो आपके पास बन जाएगा 10 की पावर 1। बेसिक मैथ का स्कूल सूल ये कहता है कि 10 और मल्टीपल ऑफ 10 बना लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ के बाद बन गया 1.3 मल्टीप्लाई बाय 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। अब क्या कर रहा हूँ, ये जो 1.3 है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको जो हूँ वो 10 की पावर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो पॉइंट को आगे शिफ्ट कर रहा हूँ। जितनी बार पॉइंट को आगे शिफ्ट किया जाता है ना उतनी बार नीचे डिनोमिनेटर में 1 के साथ 0 लिखे जाते हैं। तो आपके पास बन गया 13/10 मल्टीप्लाई बाय 23/10, और ये आ गया आपके पास 10, और ये चल रहा है आपके पास माइनस का 24। तो एक 10 से एक 10 जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और 10 की पावर जो है वो 1 ऊपर चले जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा, कहाँ गया पर्पल कलर का पेन, तो ये आपके पास बन जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे सर कितनी लंबी करते हो आप। 30 मल्टीप्लाई 20 की पावर 23 और फिर 10 की पावर -1, और इधर आपके पास चल रहा है माइनस का 24। अब 13 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, ये तो मुझे भी नहीं आता, तो आपके पास बन गया 13 ऊपर 23 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 3 3 9, और फिर 3 1 3, और फिर 2, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 3 9, 3 1 3, हाँ, 2 3 6, और 2 1 2, तो 9 का 9 यहाँ पे आ गया, 6 3 कितना होता है, 9 होता है, और आपके पास जो है वो 2 यहाँ पे आ गया। तो यानी कि जब आप 13 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 299। ओके, तो ये आपके पास बन गया 24 माइनस का 299 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। अब 299 को जब मैं 10 की पावर- के 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास बन जाएगा 29.9, और ये आ गया आपके पास 24, और यहाँ पे हो रहा है माइनस। जब आप इनको माइनस कराओगे तो 29.9 है ना। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जब हम बेसिक मैथ करते हैं ना तो हम क्या चालाकी करते हैं, 29 को 30 बना लेते हैं, 49 को 50 बना लेते हैं। ओके, 69 को 70 बना लेते हैं, 74 को 75 बना लेते हैं, यानी कि एक एक डिजिट ना हम लोग आगे कर देते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये वाली बात याद रखना है हमेशा बेसिक मैथ में। तो 29.9 को मैं 30 बना रहा हूँ, और क्यों बना रहा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि हमारे पास जो आंसर है वो पॉइंट में ना आए, और हमारे पास जो गिवन आंसर है उसकी रिक्वायरमेंट में हमारे पास आंसर आ जाए। तो 24, और ये बन गया माइनस का 30। जब 24 में से माइनस का 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या बनेगा, 6 जूल माइनस का, यानी कि आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, कितनी, -6 जूल होगी। ये मुझे वाली बात पहले से ही पता थी। क्यों, क्योंकि जब भी किसी भी गैस को एक्सपेंड किया जाता है ना तो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। ओके, और जब किसी भी गैस को आप कंप्रेस करते हो ना तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। ये वजह है, जब किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं ना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब किसी भी गैस को हम लोग जो है वो एक्सपेंड करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, किसी भी गैस को कंप्रेस करते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है आपके पास, इंक्रीज हो रहा होता है। ओके, ये सिनेरियो। ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया था, और हम लोग जो है अब फाइनली मूव कर रहे हैं वेक्टर्स के ऊपर। अब यहाँ से आके बाद वेक्टर्स शुरू हैं क्वेश्चन नंबर 16 से।
आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में बी। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट मेरी स्क्रीन की वीजीए केबल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि आपके पास जो वेक्टर्स हैं उसके कितने कंपोनेंट बनाए जाते हैं। देखो, हमारे वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स हमारे पास जो है वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब हमारे पास जो वेक्टर्स है ना, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हो सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि भाई कोई भी वेक्टर हमारे पास एक्सीज में लाई करेगा, यानी कि उसके पास अगर सिर्फ और सिर्फ वन डायमेंशन होगी, तो वहां पे हमारे पास कितने कंपोनेंट्स होंगे? उसके पास हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन कंपोनेंट होंगे। कोई भी वेक्टर अगर एक्सीस में लाई करेगा, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में, तो उसका कितना कंपोनेंट होगा? एक ही होगा। सिमिलरली अगर कोई भी हमारे पास जो वेक्टर है, अगर वो प्लेन में लाई करेगा, कोई भी वेक्टर हमारे पास कहाँ लाई करेगा? प्लेन में लाई करेगा। और प्लेन हम लोग कहते हैं टू डायमेंशन को, ठीक है। बेसिकली प्लेन आपके पास एक ऐसी सरफेस होती है कि जिसकी लेंथ और ब्रेथ बहुत ज्यादा होती है, और उसकी जो थिकनेस है वो इतनी छोटी होती है कि उसकी थिकनेस को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस चीज को हम लोग कहते हैं प्लेन। तो कोई भी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर वो प्लेन में लाया करेगा तो उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे? उसके कंपोनेंट होंगे हमारे पास टू। और सिमिलरली हमारे पास कोई भी जो वेक्टर है, अगर वो एक्सीस में लाया करेगा, सॉरी सॉरी, कोई भी वेक्टर हमारे पास स्पेस में लाया करेगा। स्पेस कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी कि थ्री डायमेंशन में, तो उसके पास कितने कंपोनेंट होंगे? उसके पास कंपोनेंट होंगे थ्री। या उससे माजी के अंदर एमडी कैट ने भी पूछे जाते हैं। एमडी कैट ने तो मेरे ख्याल से आए हैं, और आपके पास एनडी के अंदर ये नहीं आते, ठीक है। एनडी के अंदर ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं और वेक्टर्स के दूसरे वाले क्वेश्चन आते हैं जो कि आगे लिखवाए हैं, ठीक है। तो ना, ये आपके पास सिनेरियो था इस चीज का। और वैसे वेक्टर से कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं। ओके, तो इसका जो आंसर था वो इनफाइनाइट। आपको कहा जा रहा है कि आपके पास आपने मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। आपके पास एंगल क्या होगा बिटवीन द टू वेक्टर्स? मैं यहीं पे एक बात क्लियर कर लूं कि वेक्टर्स में ना आपके पास एक तो बहुत सारे लोग अभी भी वेक्टर्स में परेशान होंगे, आई नो अबाउट इट, कि उनको फॉर्मूले नहीं पता होंगे कि मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूं। आपने ना फॉर्मूले बहुत पढ़े होंगे वेक्टर्स में। आपने जो पहला फॉर्मूला पढ़ा है ना वेक्टर्स में, वो पढ़ा है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि ये फॉर्मूला है क्या। ये फॉर्मूला जो है कहता ये है कि जब भी टू वेक्टर्स मिले और टू वेक्टर्स के रिजल्ट से आपको एक अदद रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या उस रिजल्टेंट वेक्टर का साइज कितना होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स को ऐड करता है, ओनली ऐड टू वेक्टर्स। सिर्फ और सिर्फ टू वेक्टर्स को ये ऐड करेगा एट अ सेम टाइम, बस। दो से ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो ये उसको ऐड नहीं कर सकता। और ये थीटा क्या है? ये थीटा आपके पास बेसिकली एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये रिजल्टेंट का एंगल नहीं है। ओके, रिजल्टेंट का एंगल या रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप दूसरे फॉर्मूले से निकालते हो, और वो फॉर्मूला आपके पास बनता है टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू ए साइन थीटा ओवर बी प्लस ए कॉस थीटा। ये है बेसिकली रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का आपके पास तरीका। यहाँ से आप रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालोगे, ठीक है। ओप्पो वाले से आप जो क्या करोगे, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालोगे। ओके, और थीटा बेसिकली आपके पास है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। अच्छा, इसकी शक्लें कैसे बन सकती हैं? इसकी शक्लें अभी ये जो क्वेश्चन है एक वैसी बनती है। इसकी शक्ल आपके पास बनेगी कि आपको बोल देगा कि आपके पास तीन वेक्टर्स हैं, और आपके पास तीन वेक्टर्स कौन से हैं? एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर आपके पास बी है, तीसरा वेक्टर आपके पास सी है। और तीनों वेक्टर्स जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि इन तीनों वेक्टर का समेशन जीरो है। आप बताओ एंगल बिटवीन ए एंड सी। तो जिन दोनों के दरमियान का एंगल मालूम किया जाता है उनको एक जगह लिखो, बाकी जो फालतू होगी उसको दूसरी तरफ भेज दो। तो आपके पास वहां जाके बन गया माइनस का बी। अब यहाँ पे एसबीएस अप्लाई करो। जैसे ही यहाँ पे एसबीएस अप्लाई कर लोगे तो आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2ac कॉस थीटा इक्वल्स टू बी स्क्वायर।
देन यहाँ पे वैल्यूज पुट करो एंड देन आंसर निकालो। सब बुला के प्रैक्टिस शीट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हैं। ओके, सो ये सिनेरियो है हमारे पास। अब हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन किए हुए हैं, आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 3 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड आपके पास कितना है, 4 है। यानी कि ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, मैं देख लूँ, मैं खुद भूल गया, 3 है। और दूसरे का आपके पास जो यूनिट्स, ओके, यूनिट मतलब कोई भी यूनिट चल सकता है, न्यूटन, सेंटीमीटर, मीटर, कोई भी चलेगा। और दूसरा जो वेक्टर है, उसका जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 4 है, तो ये आ गया 4 यूनिट्स। और रिजल्टेंट का आपके पास कितना आ रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट वो आ रहा है 5। आपने बताया द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला आपके पास होता है, दैट इज आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। यह आपके पास फॉर्मूला है जो कि हम लोग पढ़ते हैं। अब आर की क्या वैल्यू गिवन की हुई है, आर की वैल्यू गिवन की है 5। ए की क्या वैल्यू गिवन की हुई है, ए की वैल्यू गिवन की हुई है 3 का स्क्वायर। बी की क्या वैल्यू गिवन की हुई है, 4 का स्क्वायर प्लस का 2। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू क्या है, 4 है। और इधर आगे आपके पास कॉस ऑफ थीटा। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 3 का स्क्वायर होता है आपके पास 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 16 होता है। और फिर 2 3 4 इन सबको मल्टीप्लाई कर लें आपस में, ठीक है, तो बन जाएगा 3 2 से 6। और 6 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 24। यानी कि आ गया आपके पास 24 कॉस ऑफ थीटा। और इधर 5 का 5 नहीं चलेगा। आज यहाँ पे फिर अप्लाई कर लें आप एस बी एस, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास बन गया 25 इक्वल्स टू 9 प्लस का 16 प्लस का 24 कॉस ऑफ थीटा। 9 प्लस 16 आपके पास किसके बराबर होता है, 9 के साथ 16 से ऐड करोगे तो आपके पास बनेगा 25। तो ये 25 प्लस का 24 कॉस थीटा। आपके पास जो ये वाला 25 है, इसको यहाँ लिया है, जैसे ही वाला 25 को वहां ले जाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 25। तो ये 25 माइनस का 25 इक्वल्स टू 24 कॉस थीटा। प्लस का 25 और माइनस का 25 जो है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और बना लेंगे जीरो। तो बन गया 0 इक्वल्स टू 24 कॉस ऑफ थीटा। 0 को 24 को वहां भेज दें तो आपके पास बन गया कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। अब बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो इसको इस तरीके से करवाते हैं कि कॉस को वहां भेजते हैं और आके बाद थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 0 होता है एंड देन वो आंसर निकालते हैं थीटा का। मैं इसको कैसे करवाता हूँ, मैं इसको ऐसे करवाता हूँ कि भाई कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, यानी कि कॉस थीटा अपनी 0 वैल्यू दे रहा है। कॉस थीटा अपनी 0 वैल्यू कब देता है, कॉस थीटा जो है वो अपनी 0 वैल्यू जब देगा जब आपके पास एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पे कॉस जो है वो अपनी 0 वैल्यू देता है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 90 डिग्री आएगा। तो अगर आप इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना चाहो तो कैसे करोगे, रेडियन के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। सिमिलरली अगर 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है तो एक डिग्री कितने के बराबर होगा, एक डिग्री हो जाएगा 180 को वहां भेज दो, बन जाएगा पाई रेडियन अपॉन 180। 1 डिग्री की जगह पे 90 पुट करें एंड देन आंसर निकालें। ये बन गया 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 90। सिमिलरली आपके पास जो ये वाला जीरो है, ये वाला जीरो इस जीरो को काट देगा और फिर 9 × 1 = 9 और 9 × 2 = 18। यानी कि आपके पास 90 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री आपके पास बराबर है पाई रेडियन ओवर 2 के, यानी कि पाई अपॉन 2 के। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है वो कन्वर्जन भी देख लिया और आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी आपके पास हो गया। अब आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है p इक्वल्स टू a प्लस बी, दूसरा वेक्टर है q इक्वल्स टू a माइनस बी। दोनों मैग्नीट्यूड का जो दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, आपने बताना है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a और b, आपने बेसिकली पता लगाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, p वेक्टर और q वेक्टर आपस में क्या है, बराबर है। p वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन की हुई है, दैट इज a प्लस बी। q वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन की हुई है, दैट इज a माइनस बी। तो ये वही तो चल रहा है यहाँ पे, दो वेक्टर्स मिले और दो वेक्टर्स के रिजल्ट से आपको एक अगर रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या उस रिजल्टेंट वेक्टर का साइज कितना होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। ए और बी दो वेक्टर्स मिले,
इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्ट से आपको पी वेक्टर मिल रहा है, और सिमिलरली ए और बी आपको दो वेक्टर्स मिले, और इन दो वेक्टर के रिजल्ट से आपको क्यू वेक्टर मिल रहा है। तो आपने एंगल बताना है बिटवीन द पी वेक्टर, सॉरी एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड द पी वेक्टर। और यहाँ पे आप जो है वो सिंपल यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे एस बी एस, जैसे एस बी एस करोगे तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा, डेट इज ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस ऑफ थीटा। ओके, ये कॉस ऑफ थीटा थोड़ा वहां टेढ़ा चला गया, इसको देख लेना, ठीक है। तो प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के, और ये जो आपके पास माइनस का 2ab कॉस थीटा है, इसको मैं वहां लिया है, तो आपके पास बन गया 4ab कॉस थीटा प्लस का, तो आपके पास बन गया ये 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली 4ab को वहां ले जाओ तो जीरो से डिवाइड होगा, जीरो बन जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू जीरो। कॉस थीटा अपनी जीरो वैल्यू कब देता है, जब एंगल आपके पास क्या हो, 90 डिग्री हो। तो इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन है वो ये भी सॉल्व कर लिया है। नो, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि अगर इफ ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, देन आपके पास क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको बेसिकली ये कह रहा है कि हमने क्या करा, दो वेक्टर्स को मिलाया, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें मिले, और हम जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को मिला रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होता ही है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो यहाँ पे आने के बाद एसबीएस कर रहे हैं। जैसे ही वो एसबीएस कर रहे हैं, फिर ए प्लस बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, ए स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ एसबीएस किया है, और फिर प्लस का 2ab कॉस थीटा। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो जो ये वाला फैक्टर आपको गिवन किया हुआ है ना, ये वाला फैक्टर, वो इसको जीरो कर रहे हैं। अब ये जीरो कब हो सकता है, ये जीरो जब होगा जब आपके पास जो ए वेक्टर है वो जीरो हो, ये जीरो जब होगा जब आपके पास जो बी वेक्टर है वो जीरो हो, या फिर ये जीरो जब होगा जब आपके पास जो कॉस थीटा है वो जीरो हो। और कॉस थीटा जीरो कब होता है, जब आपके पास थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। यानी कि जब ए वेक्टर्स और बी वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो उसके बाद आपके पास जो 2ab कॉस थीटा वाला फंक्शन है ना, ये वाला जो 2ab कॉस थीटा वाला जो फंक्शन है, या के पास जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर था वो ये था कि दो वेक्टर जो है वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। सिमिलरली आपके पास जो है ए प्लस बी बराबर है ए माइनस बी के, ना तो ए वेक्टर जीरो है ना बी वेक्टर जीरो है। आपने बेसिकली बताना है कि आपके पास क्या होगा, तो एंगल क्या होगा। सिमिलरली जिस तरीके से मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कराया है ना, बिल्कुल सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई होने के बाद काटापीटी होगी, उसके बाद जो है वो आपका सिमिलरली आंसर आ जाएगा। नाउ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में वो आपको कह रहा है कि आपके पास चार पेयर्स हैं डिस्प्लेसमेंट के, जो कि आपको ऑप्शंस में गिवन किए हुए हैं। इनमें से क्या हो कि अगर हम लोग किसी भी दो वेक्टर्स, सॉरी सॉरी, आपको ये कह रहा है कि आपके पास 21 का स्टेटमेंट बेसिकली ये है कि आपको जितनी ऑप्शंस गिवन है ना, ए बी सी डी, ये चार वेक्टर्स में से वो कौन सा ऑप्शन होगा जो आपको 4 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड नहीं दे सकता। ऐसे क्वेश्चन आपको नस के अंदर भी मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको जो है वो एमडी कैट के अंदर ही मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर मिलेंगे। ओके, अब देखो वो आपको कह रहा है कि कौन सा पेयर ऐसा है कि वो जो पेयर है वो 4 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड नहीं दे सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग ये करते हैं कि हम बारी बारी जो पेयर गिवन है उसको एक बार ऐड करते हैं और उसको एक बार माइनस करते हैं, और जब हम उसको एक बार ऐड करते हैं और एक बार माइनस करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक रेंज बनाते हैं। एक रेंज हम लोग बना लेते हैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट की, और हाईएस्ट टू लोवेस्ट में हमारे पास अगर वो नंबर लाई कर रहा होगा तो वो हमारे पास करेक्ट आंसर मार्क्ड हो जाएगा। सर बात समझ नहीं आ रही, ओके। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए आपको कह रहा है, ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपको कह रहा है कि आपके पास जो पेयर है वो है 2 सेंटीमीटर का, और आपके पास जो पेयर है वो है 3 सेंटीमीटर का। अब 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को एक बार ऐड करो। जैसे ही 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास जो ये 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाला जो
ऑप्शन है ये आपको 5 सेंटीमीटर का भी मैग्नीट्यूड दे सकता है, और 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर के दरमियान जितने भी हमारे पास नंबर्स आ रहे होंगे, वो तमाम के तमाम नंबर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास है 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर वाला मैग्नीट्यूड भी दे सकता है, ये 4 सेंटीमीटर वाला भी मैग्नीट्यूड दे सकता है, ये 3 सेंटीमीटर वाला भी दे सकता है, ये 2 वाला भी दे सकता है, ये 1 वाला भी दे सकता है। ठीक है, और सिमिलरली इंटीजर्स में और जाएं तो और भी दे सकता है। और सिमिलरली आपके पास दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये वाला। एक मिनट, शायद कॉल आ रही है मेरी। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाला। तो सिमिलरली इसको भी ऐसे ही करो। कैसे करोगे? एक बार इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद इनको क्या बनेगा, इनका आंसर आएगा 6 मीटर। एक बार इनको माइनस करो, इनका आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि ये जो हमारे पास पेयर है, ये 6 सेंटीमीटर का ये मैग्नीट्यूड दे सकता है, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का ये मैग्नीट्यूड दे सकता है, और ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर का भी मैग्नीट्यूड दे सकता है। तो इस तरीके से करते 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 अगर हम अपने इख्तिताम तक पहुंचे, तो आपके पास एक पेयर था जो था आपके पास 1 सेंटीमीटर, और वो था आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली इनको क्या करो, इनको एक बार ऐड करो। जैसे इनको ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर। अब क्या करो, एक बार उनको माइनस करो, तो उनके पास आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपके पास पेयर है, ये आपको 8 सेंटीमीटर का भी मैग्नीट्यूड दे सकता है, ये आपको 7 सेंटीमीटर का भी मैग्नीट्यूड दे सकता है, और ये आपको 6 सेंटीमीटर का भी मैग्नीट्यूड दे सकता है। लेकिन 6 सेंटीमीटर से पीछे पीछे ये मैग्नीट्यूड नहीं दे सकता, और 8 सेंटीमीटर से आगे आगे ये मैग्नीट्यूड नहीं दे सकता। तो आपके पास जो राइट आंसर था ना, वो आपके पास ये ऑप्शन था कि आपके पास ये 1 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर वाला जो पेयर है, ये आपको 4 सेंटीमीटर का मैग्नीट्यूड नहीं दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया था, क्वेश्चन नंबर 21, ये 20, क्वेश्चन नंबर 21 था, आई एम सो सॉरी। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बेसिकली कह रहा है कि आपके पास नल वेक्टर है। नल वेक्टर आपके पास क्या होता है? देखो, नल वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और उसकी डायरेक्शन आर्बिटरी हो या रैंडम हो, या फिर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, उस वेक्टर को हम लोग बेसिकली कह रहे होते हैं नल वेक्टर। सिमिलरली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है एनईटी के अंदर, 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके पास जो फ्री वेक्टर है वो क्या होता है। फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, कोई भी वेक्टर जो कि डिस्प्लेस कराया जा सके पैरेलल टू इटसेल्फ, उसको हम लोग कहते हैं फ्री वेक्टर। ओके, अब आपके पास से सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 23 मैं सॉल्व नहीं करा रहा, ये आपने खुद करना है, क्योंकि सर बिलाल ने काफी दफा ही आपको कराया होगा उसमें प्रैक्टिस में आपकी। और बस मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करने में, कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाला जाता है, ए इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाला जाएगा। आई के बराबर में जो चीज लिखी हुई है वो जे है, सॉरी एस के, हाँ सॉरी, आई के बराबर में चीज लिखी हुई है वो एक्स है, जे के बराबर में जो चीज लिखी हुई है वो वाई है, और के के बराबर में जो चीज लिखी हुई है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास जेड है। तो सिमिलरली बारी बारी पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको कह रहा है कि विच वन इज अ यूनिट वेक्टर, इनमें से कौन सा जो है वो आपके पास यूनिट वेक्टर है। आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर होता क्या है। यूनिट वेक्टर आपके पास एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है 1। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होता है, उस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो आपके पास जो ऑप्शंस गिवन है, उन तमाम के तमाम ऑप्शंस का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, और जिस मैग्नीट्यूड पे आपके पास जो है वो आ जाएगा आंसर 1, वो आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन मार्क्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हम उस पहले निकाल लेते हैं सबका बारी बारी। अगर वो पहला ऑप्शन था अंडर रूट 3 आई प्लस का अंडर रूट 3 जे और प्लस का अंडर रूट 3 के। अब इसका आपने निकालना है मैग्नीट्यूड। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ ये आपके पास ए वेक्टर है। अब इसका जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आई के बराबर में जो चीज लिखी हुई होती है वो एक्स है, जे के बराबर में जो चीज लिखी हुई होती है वाई है, के बराबर में जो चीज लिखी हुई होती है वो आपके पास क्या है, जेड है। तो आपके पास बना अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ऊपर निकालना फॉर्मूला मैंने बता दिया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस का अंडर रूट 3 का स्क्वायर। आपके पास जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट जो है वो आपके पास कैंसिल हो जाएगा,
और ये आपके पास बच जाएगा, दैट इज 3 + 3 और फिर +3। 3 3 6, 6 3 9, तो आपके पास आंसर क्या आया? 9। 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? आपके पास 3 होता है। यानी कि आपके पास ऑप्शन ए कितना मैग्नीट्यूड दे रहा है? 3 दे रहा है। लेकिन आपके पास यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, जो होगी ऑप्शन गलत। ओके। अब आपके पास जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन डी था। मैं आपको ऑप्शन बी सॉल्व नहीं करवा रहा, मैं जो हूँ वो ऑप्शन आपके पास जो सी है मैं उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है। नाउ, अब जब ऑप्शन सी ऑप्शन बी आप लोगों ने खुद करना है, वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी बी दोनों है। डी डी है बेसिकली। तो ना, अब आपके पास ऑप्शन जो डी है वो क्या, वो कैसे सॉल्व होगा भाई? वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा। √3/3 का स्क्वायर, यानी कि √3/3 का स्क्वायर, फिर √3/3 का स्क्वायर, फिर प्लस का √3/3 का स्क्वायर। अब जो है आपके पास जो पावर है वो इंडिविजुअल टर्म्स के ऊपर अप्लाई होगी, तो जैसे ही पावर जो है वो आपके पास अप्लाई होगी √3 के ऊपर, तो आपके पास बन जाएगा ऊपर 3, नीचे बन गया आपके पास 9, फिर +3 बन गया 9, फिर +3 और फिर बन गया आपके पास 9। अब इनका लेना है हमने एलसीएम। अब एलसीएम लेने का तरीकाकार क्या होता है? नीचे नंबर सेम हो तो उनको एक बार ऐड करते हैं, ऊपर वाले नंबर जो है वो आपके पास एज इट इज लिखे जाते हैं। तो ये आपके पास बन गए, नीचे नंबर सेम है आपके पास सारे के सारे, तो 9, ऊपर वाले नंबर एज इट इज लिखे जाएंगे। ओके, तो 3 + 3 और फिर +3। 3 3 6, 6 3 कितना होता है आपके पास? 9। तो 9/9, तो 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9 और √1। आपके पास 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 खुद ही होता है। तो आपके पास ऑप्शन डी इज द राइट आंसर था। ये मैंने ऑप्शन सी करके दिखाया है, ऑप्शन बी आप खुद ही करना। दोनों के आंसर आपके पास 1 आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आ गया। नो, लास्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपके पास आई और जे यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लाई कर रहे हैं। जरूरत नहीं थी लिखने की, हमें पता है कि आई एक्सिस जो आई जो यूनिट वेक्टर है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है एक्स एक्सिस के अलोंग। जे वेक्टर जो है वो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है वाई एक्सिस के अलोंग। ओके, और आपने बताना है कि आई और जे का आपके पास जो है वो आपस में मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सिमिलरली आपके पास वही बनेगा कि आपके पास जो है वो टू वेक्टर्स मिले और टू वेक्टर्स के रिजल्ट से आपको एक अदर रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाए, तो उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या उस रिजल्टेंट वेक्टर का साइज कितना होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज r = √a² प्लस का b² प्लस का 2ab cos ऑफ थीटा। इस आर की जगह पे आप जो है वो i + j भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि कोई वो नहीं है, कैद वैद नहीं है आपको। एक ही बात है, आर लिखो i + j लिखो। अब आपके पास जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना उनका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 होता है, यानी कि आई का भी मैग्नीट्यूड आपके पास 1 होगा, जे का भी मैग्नीट्यूड आपके पास 1 होगा। तो ये आपके पास हो गया 1 का स्क्वायर और फिर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 2 × 1 और फिर इधर आ गया 1। अब cos थीटा, अब थीटा की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? आई वेक्टर और जे वेक्टर यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन दोनों के दरमियान का एंगल होता है आपके पास 90। क्या एंगल होता है? 90। cos 90 क्या होता है? 0 होता है, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा आपके पास। ओके, तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है और इधर 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है। 1 + 1 क्या होता है आपके पास? √2 होता है। तो आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारे पास जो है वो वीडियो सॉल्यूशन ऑफ योर टेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर्स। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। ओके, जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।